हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोफाउंड आईएएस। प्रोफाउंड आईएएस के इस डीएनए में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज एडिटोरियल से ज़्यादा अदर न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। एक तो हमारा इंडिया यूएस रिलेशनशिप पर है, एम.के. नारायणन जी का आर्टिकल है वो, और दूसरा आर्टिकल जो है वो बेसिकली इन्फ्लेशन से रिलेटेड भी एक आर्टिकल है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर एक आर्टिकल है। तो ज़्यादातर जो आर्टिकल्स हैं वो जीएस पेपर 2 आईआर के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है आज के में। तो बिफोर आई मूव अहेड विद दिस एडिटोरियल, हम प्रोफाउंड आईएएस के इनिशिएटिव्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। पहला है फाउंडेशन कोर्स, 1 ईयर कंप्लीट कवरेज मिलेगा आपको इस कोर्स में। इस कोर्स में आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के पर्सपेक्टिव से कंप्लीट कवरेज मिलेगा। इसमें आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों का टेस्ट सीरीज मिलेगा, आंसर राइटिंग वगैरह सब कुछ होना है इसमें, ठीक है। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर मेंस चल रहा है हमारा। जो बच्चे मेंस के स्पेसिफिकली पढ़ना चाहते हैं वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। इसमें आंसर राइटिंग भी होना और मेंस स्पेसिफिक पेपर 4, पेपर 3, पेपर 2, पेपर 1 सब कुछ कंप्लीट होगा इसमें। इसके अलावा यूपीएससी ज्योग्राफी है, कंप्लीट कवरेज मिलेगा आपको जीएस पेपर 1, 2 का। अभी 10 तारीख से ही जो है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी शुरू हो रहा है, तो जो स्टार्ट करना चाहते हैं, जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। तीनों कोर्सेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अलॉन्ग विथ ये तीनों कोर्सेज जो हैं आपको प्रोफाउंड आईएएस ऐप में मिल जाएंगे, तो जल्दी से जल्दी इसको जो है सब्सक्राइब करें। इस ऐप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोबेरिटी आफ्टर द यूफेरिया ऑफ यूएस स्टेट विजिट। अब ये आर्टिकल क्या है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो इंडियन कांग्रेस में जाकर उन्होंने जो है ज्वाइंट एड्रेस किया था, उसके ऊपर ये एडिटोरियल है, ठीक है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं ये एडिटोरियल क्या कह रहा है, पहले समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये एडिटोरियल कह रहा है कि सर जी, अगर आप इंडिया यूएस रिलेशनशिप का आप पोस्ट इंडिपेंडेंस से लेके अब तक अगर देखें तो इसमें कई बार आप सीसॉ मूवमेंट देख सकते हैं, ऑस्किलेशंस देख सकते हैं, लीप्स एंड बाउंसेस देख सकते हैं। कई बार हमने इंडिया यूएस के रिलेशनशिप में बहुत डाउन जाते हुए भी देखा है, बहुत पैची रिलेशनशिप भी देखा और कई बार बहुत बोनहोमी भी देखा है हम लोगों ने, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला है कि अगर हम पास्ट को देखें तो ये बड़ा ताज्जुब होता है कि ये वही यूएस है जिससे हमारे साथ वो रिलेशनशिप था, और आज देखिए इस टाइप का रिलेशनशिप आ गया कि हम यूएस कांग्रेस को ज्वाइंटली एड्रेस कर रहे हैं। देखिए इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, बड़ा एक्सक्लेमेशन के साथ इन्होंने कहा है कि दोज विथ लॉन्ग मेमोरीज ऑफ यूएस इंडिया रिलेशंस, जिनकी बहुत लंबी मेमोरी है अगर इंडिया यूएस रिलेशनशिप के बारे में, या जो आईआर से थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं, अगर वो देखें पास्ट में तो वो उनको ये पाएंगे कि वो वंडर होंगे कि ये सेम यूएस है, समझ में आ रहा है, जो कि कई सारे क्रूशियल मूवमेंट में इंडिया को कई बार उसने लेट डाउन किया है, ठीक है। अब इन्होंने इस बात को कैसे सब्सटेंशिएट किया है वो हम जरा देखते हैं। देखिए इन्होंने कहा है कि 2 प्रेसिडेंट है, एक 1962 में और एक 1971 में, दोनों टाइम में जो है यूएस ने इंडिया को लेट डाउन करा है। जैसे 1962 में आपको अगर याद हो तो इंडिया और चाइना का वॉर चल रहा था उस समय। वॉर कह लो या स्ट्रगल कह लो या स्कर्मिश कह लो, कुछ भी कह लो, बहुत कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस के जो विशेषज्ञ हैं इसको बहुत पर्टिकुलरली लेते हैं, ठीक है। तो 1962 में इंडिया और यूएस के बीच में जो वॉर हुआ था उसमें इंडिया ने मदद भी मांगी, तो जो जॉनसन थे उन्होंने मदद करने से बिल्कुल मना कर दिया था। जॉनसन जो उस समय के प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, उन्होंने डिनाई कर दिया था एड टू इंडिया इन द वेक ऑफ चाइनाज प्रोपेंडियस अटैक और चाइनाज अटैक ऑन इंडिया। तो ये पहला आपने देखा कि देखिए किस तरीके से लेट डाउन किया इंडिया को यूएस ने। दूसरा, अगर आप निक्सन की बात करें तो 1971 में अगर आपको याद हो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था रिलेटेड टू बांग्लादेश, रिलेटेड टू ईस्ट पाकिस्तान स्ट्रगल। तो उसमें जो है निक्सन ने क्या किया था कि बे ऑफ बंगाल में अपने फ्लीट भेज दिए थे अगेंस्ट इंडिया, समझ में आ रहा है, ताकि वो इंडिया जो है वो लिबरेशन स्ट्रगल ऑफ ईस्टर्न बंगाल जो है उस पर ना आ सके, समझ में आ रहा है। हालांकि फ्लीट भेजने के बावजूद जो है हम लोगों ने वो वॉर जीता और बांग्लादेश जो है उस वॉर में लिबरेट हुआ, समझ में आ गया। तो आप इन 2 एग्जाम्पल से एकदम क्लियरली समझ में आए कि अगर हम पास्ट में देखें तो यूएस ने इंडिया को बहुत लेट डाउन किया है, समझ में आ गया। लेकिन अब वो बात नहीं है, समझ में आया। इन्होंने एक और बात आपके सामने करी है कि अगर हम अभी के बारे में देखें तो हम अभी देखते हैं कि प्रीवियस जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, उनके समय में हम लोगों ने सिविल न्यूक्लियर डील के बारे में देखा है और बहुत स्ट्रांगली दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिलेशनशिप को देखा है।
दूसरा, अगर हम आज की बात करें, हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके विजिट से हम लोगों ने देखा है कि इंडिया के एक तरह का समझ लो कि डिफेंस टाइज बहुत मजबूत हो गया है। इनफैक्ट हम लोगों ने जो है यूएस से केवल न्यूक्लियर इंस्ट्रूमेंट्स ही नहीं खरीदे हैं, इनफैक्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की भी बात करी है, जो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करता है। समझ में आ गया? तो दो कंट्रीज़ के बीच में अभी काफ़ी कुछ दिख रहा है कि जो रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन कुछ बातें आपको समझनी पड़ेंगी कि अगर हम लोग पास से भी देखते हैं तो जो रिलेशनशिप था वो ऐसा नहीं था जैसा आज हमें दिखाई दे रहा है। हालांकि कई सारे प्राइम मिनिस्टर्स गए हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी गए, ठीक है, 2 बार गए। लाल बहादुर शास्त्री नहीं जा पाए। इंदिरा गांधी वाला जो विजिट था यूएस का वो डिज़ास्टर निकला, ठीक है। उसमें आपका जो वो डील था आपका, जिसमें डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी की बात की गई थी, PL 480 स्कीम्स की बात की गई थी, वो डिज़ास्टर। हालांकि राजीव गांधी का जो विज़िट था यूएस में, ठीक है, तो वो भी सक्सेसफुल रहा था। तो पास्ट में अगर हम लोग देखें तो कई सारे प्राइम मिनिस्टर्स गए हैं, उनके विजिट कुछ तो अच्छे रहे हैं, कुछ ख़राब भी रहे हैं। लेकिन जो कमेंडेबल टास्क रहा है, जो कमेंडेबल विजिट रहा है, वो मनमोहन सिंह का विजिट रहा है और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का विजिट रहा है। समझ में आ गया आपको कि नहीं? तो इन्होंने कहा है कि मनमोहन सिंह का विजिट आप किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो एक समय था जब हम 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट किए थे बुद्धा इज स्माइलिंग नाम से, समझ में आया? तो उस बुद्धा इन स्माइलिंग नाम से हमने जो टेस्ट किया था, उसमें हमने एक चीज़ देखा था कि किस तरीके से हम पर जो है वो न्यूक्लियर बैन लग गया था, हम पे सैंक्शंस लगा दिए गए थे। लेकिन वही यूएस है जिसने सभी सैंक्शंस को वेवर दिया। इनफैक्ट वी आर नॉट द मेंबर ऑफ द एनपीटी, वी आर नॉट द सिग्नेटरी ऑफ द एनपीटी, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी। हमने न्यूक्लियर सीटीबीटी भी साइन नहीं करा है। इन 2 ट्रीटीज़ को हमने साइन नहीं करा है। इसके बावजूद जो है यूएस कांग्रेस ने हमको 123 एग्रीमेंट के तहत हमें सिविल न्यूक्लियर डील के तहत वेवर प्रोवाइड किया है। इसके तहत हम केवल रिएक्टर ही ओपन नहीं कर सकते, हम लोग जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सेफगार्ड से बाहर हैं, ठीक है। हम लोग केवल न्यूक्लियर रिएक्टर ही ओपन नहीं कर सकते, बल्कि उनकी इनरिचमेंट भी कर सकते हैं ताकि हम उसके मिलिट्री यूज़ कर सकें। और इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस 123 एग्रीमेंट। एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट इस आर्टिकल में कहा कि इस 123 एग्रीमेंट को लेकर यूएस में कोई भी जो है इंडिया के फेवर में नहीं था, लेकिन केवल जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो थे वही इंडिया के फेवर में थे। समझ में आ रहा है? और आप देखिए कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश और मनमोहन सिंह की जो केमिस्ट्री थी वो कितनी स्ट्रांग थी कि इन स्पाइट ऑफ ऑल अपोजिशन इन दी डोमेस्टिक इन यूएस, जितनी भी आपकी जो डिफरेंसेस थे विद इन द कंट्री, उसके होने के बावजूद जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इस एग्रीमेंट को साइन करवाया विद इंडिया। समझ में आ रहा है? और इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द केमिस्ट्री बिटवीन द टू लीडर, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और मनमोहन सिंह को। और ये जो डील था वो बहुत मतलब मील का पत्थर हुआ। इट्स अ माइलस्टोन फॉर इंडियाज ट्रैजेक्टरी, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर डील। समझ में आ रहा है? न्यूक्लियर एनर्जी तो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप बैरक ओबामा के टाइम में भी देखिए तो दो जो लीडर्स थे, बैरक ओबामा और मनमोहन सिंह के बीच में जो रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा था। इनफैक्ट इनफॉर्मल समिट में बैरक ओबामा ने मनमोहन सिंह को यू आर माई गुरु भी कहा था, ठीक है। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से पर्सनल लीडर्स जो हैं, अगर उन दोनों की केमिस्ट्री अच्छी रहे तो दो कंट्री के बीच में रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ कॉशियस रखने की ज़रूरत है। अगर हम हिस्ट्री को देखें, अगेन मैं आपको इससे पहले भी 1-2 एडिटोरियल पढ़ाया हूँ इंडिया यूएस रिलेशनशिप में। एक सुहासिनी हैदर जी वाले आर्टिकल जो था उसमें भी ये बात कहा गया था कि यूएस बहुत जल्दी दोस्ती करता, बहुत जल्दी जो है वो तुरंत दुश्मनी भी कर लेता है, ठीक है। यूएस के जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत जल्दी फ्लिप चेंज होती रहती है, फिकल है। समझ में आ रहा है? तो आप बहुत ज़्यादा उस पर रिलाई नहीं कर सकते कि आपका बहुत अच्छा दोस्त हो गया है तो कल की डेट में वो आपके साथ दुश्मनी नहीं करेगा। अगर एक भी प्रॉब्लम आ गई तो फिर आप उसके एंटी भी हो सकता है वो आपके। समझ रहे हो? तो बहुत ज़्यादा जो है ये बेसिकली रियलिस्टिक इंटरनेशनल रिलेशनशिप पर बिलीव रखता है यूएस। इस बात को आप जरा ध्यान रखिएगा। इंडिया अगेन इज नॉट अनफेमिलियर विद द वे यूएस चेंज इट्स प्रायोरिटीज एंड फ्रेंड्स। यूएस जो है भाई साहब जितनी जल्दी अपने दोस्त बदलता है इसका कोई गारंटी नहीं है सर। तो इसके रिलेशनशिप पर आप आप ज़्यादा मतलब कि बिलीव नहीं कर सकते। एक और बात जो आपको बहुत समझना चाहिए कि यूएस की जो यूएस के जो ब्लॉक्स हैं उनका मोटिव अलग है। देखिए ऑकस की अगर बात करें तो उसमें यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड किंगडम है और ऑस्ट्रेलिया है।
उसकी सोच अलग है, उसका डिफेंस, उसका जो गोल है वो अलग है, और कॉद का गोल अलग है। इंडिया इज पार्ट ऑफ कॉद बट नॉट ऑकस। इंडिया ऑकस में जाके क्या कर सकता है? तो ब्लाइंडली फॉलो आप नहीं करिए। अब देखिए, अगर हम लोग नाटो प्लस, अब कह रहे हैं कि नाटो प्लस में इंडिया को ज्वाइन करना चाहिए, नाटो प्लस का जो गोल है वो इंडिया के गोल से मैच नहीं करता है। इंडिया के जो हमेशा रही है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इंडिया को मेंटेन करना चाहिए, समझ में आ रहा है? हम बहुत ज़्यादा दोस्ती के चक्कर में अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी नहीं खो सकते। ये आर्टिकल यही बताने की कोशिश कर रहा है आपको, ठीक है? तो व्हाट आर द पॉइंट टू बी नोटेड इन दिस आर्टिकल? पॉइंट टू बी नोटेड क्या है? पहला बोला कि इंडिया यूएस के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कई सारे लीप्स एंड बाउंसेस फेस किया है इन द पास्ट, ठीक? यूएस ने 1962 में इंडिया चाइना वॉर में इंडिया को एड देने से मना किया था, और 1971 में यूएस ने इंडिया के अगेंस्ट फ्लीट भेजा था बे ऑफ बंगाल में, जिस मूवमेंट में आपका बांग्लादेश अलग हुआ था, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जिसको आप कहते हैं, ठीक है? तो ये बहुत रफ पैच हमने देखा है यूएस के साथ इंडिया रिलेशनशिप में, लेकिन फिर यही यूएस जो है 123 अग्रीमेंट भी साइन करवाता है, ठीक है? जिसके तहत सिविल न्यूक्लियर डील हुआ इंडिया और यूएस के बीच में, जिसके तहत इंडिया ने कई सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स ओपन कर पाए और उसका मिलिट्री यूज भी कर पाई। समझ में आ गया कि नहीं है? और अभी हम देखते हैं कि दो कंट्रीज़ के बीच में रिलेशनशिप बहुत बढ़िया है। अभी हम लोग डिफेंस पार्टनर्स बनने वाले हैं, डिफेंस पार्टनर्स हैं, जिसके तहत हमें कई सारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र की जा रही है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र की जा रही है। समझ रहे बातों की नहीं? दिस इज़ ऑल अबाउट इंडिया यूएस रिलेशनशिप। लेकिन यहाँ पे कॉशियस मेंटेन करने की जरूरत है, क्योंकि वो फिकल माइंडेड फॉरेन पॉलिसी है, क्योंकि इंडिया बहुत जल्दी, यूएस अब बहुत जल्दी अपनी दोस्त बदलता है, और यूएस के जो ग्रुप्स हैं वो इंडिया के कंसोनेंस में नहीं है। इंडिया को अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी भी मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है? तो कैसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है आपसे? बोलेंगे क्या कि साइटिंग दी इंडिया यूएस past relationship, what should be the relationship, what should be relationship strategy, what should be the strategy of India to bolster the Indo-US relationship? 250 words, 15 मार्क्स, ठीक? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है द लॉन्ग रोड टू फाइंडिंग ट्रू पीस इन यमन। अब यमन, ये आर्टिकल यमन के बारे में है, थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके बारे में, थोड़ा सा हमें मैप देखना पड़ेगा तब हमें ये आर्टिकल समझ में आएगा। देखिए क्या है, अगर हम यमन की बात करें तो यमन कहाँ पड़ता है बाबू? यहाँ पर देखो यमन, ये जो पूरा है ये क्या है आपका? अरबियन पेनिनसुला, ये पार्ट अरबियन पेनिनसुला है। अच्छा, अरबियन पेनिनसुला को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको सऊदी अरबिया नज़र आता है, और ये आपका रेड सी है, इधर आपको इजिप्ट और इधर सूडान नज़र आता है, इधर एरिट्रिया है, ठीक है, जिबौती है, ये चीज़ जिबौती है, इथोपिया यहाँ पर आता है, इधर ये सोमालीलैंड है, और यहाँ गल्फ ऑफ एडन है, और ये बाल एंड मालदीव का स्ट्रेट है, ठीक है।
ये बात जान लीजिए। ये यमन है और ये ओमान है, ये यूएई है, ये कतर, ये बहराइन, ये कुवैत, ये पर्शियन गल्फ है। ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, इस रिलेशनशिप जरा इस चीज़ में आप एक चीज़ और गौर करिएगा कि यहाँ पर सऊदी अरबिया के पास सी एक्सेस जल्दी नहीं है, आपको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा पर्शियन गल्फ पे। ठीक है, रेड सी पर जाएंगे तो बीच में यमन आएगा। ठीक है, बालिन मालदीव स्टेट होते हुए जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसने किसी ने बंद कर दिया तो इसका एक्सेस बंद हो जाएगा, अगर सुएज कनाल बंद हो गया तो इसका एक्सेस बंद हो जाएगा, तो फिर हॉर्मुज होते हुए निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया जो है थोड़ा सा दूसरे कंट्री पर जरूर डिपेंडेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यमन एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर है। स्ट्रैटेजिक लोकेशन इन द सेंस कि बालिन मालदीव पर एक पॉइंट उसका पड़ता है। अगर वो चाहे, अगर यमन चाह ले तो यहाँ पर ये पॉइंट रोका जा सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओमान जो है यहाँ पर कंट्री पड़ता है और यूएई यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। ठीक, चलिए प्लस अगर हम थोड़ा सा और डीप मतलब और जरा जूम आउट करें तो हमें दिखाई देगा क्या कि ये यमन है और ये गल्फ ऑफ एडन है, ये बालिन मालदीव है और ये है सोकोत्रा आइलैंड। सोकोत्रा आइलैंड ये याद रखिएगा, सोकोत्रा आइलैंड। ठीक है, क्योंकि ये एडिटोरियल में आपका इस्तेमाल होगा इस चीज़ का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर हम और जूम इन करें तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर एक छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो यमन के हैं, जैसे कि ये है पेनिम आइलैंड, फिर एक है हनीश आइलैंड और दूसरा जो है जैकर आइलैंड। थोड़ा सा आपको उतना मतलब कि उतना क्लियर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे जिबौती है। ठीक, ये सोमालिया लैंड है ना, और ये एरिट्रिया पड़ जाता है और ये बेसिकली बालिन मालदीव का स्टेट है। ठीक, ये जान लीजिएगा। ठीक, अब मैं आपको ले जाता हूँ मेन मुद्दे पर। देखो, ये है हुती इंसर्जेंसी। अब जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए जो मैं समझा रहा हूँ आपको। ये कंट्री है पूरा पूरा यमन। ठीक है, बगल में ओमान और उधर यूएई, मैंने अभी दिखाया आपको। अब मामला क्या है जरा समझिए। देखो, जो ये हुती हैं, ये हुती रिबल्स जो हैं ये बेसिकली जियादी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो कि एक शिया कम्युनिटी है। ठीक, अब जरा समझने की कोशिश करिए और कायदे से समझिए। जो जियाउद्दीन करके एक हुती थे, अल हुती, जियाउद्दीन अल हुती करके एक आदमी थे, और बिन उद्दीन अल हुती करके एक आदमी था। हालांकि नाम हमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस बड़ा मामले को समझिए। देखिए, हुती एक रेबल ग्रुप है जो कि यमन में एक्टिव है। ये बेसिकली एक जियादी कम्युनिटी है जो कि एक शिया कम्युनिटी का पार्ट है। शिया क्या होते हैं, अगर आप मुस्लिम्स में देखें तो दो फैक्शन है, एक शिया एक सुन्नी है। माइनर डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये दोनों सेक्ट जो हैं ये जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कंट्री जो शिया मेजॉरिटी वाले हैं वो सुन्नी मेजॉरिटी को नहीं चाहते, सुन्नी मेजॉरिटी शिया मेजॉरिटी को अपने सस्पिशियस नज़र से देखते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सऊदी अरबिया एक सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है, सुन्नी कंट्री। ठीक है, यमन एट द बैकयार्ड ये भी एक सुन्नी कंट्री है। बात को जरा समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन जो हुती रिबल हैं ये कौन है, ये शिया मेजॉरिटी हैं, ये शिया हैं। ठीक, अच्छा, चूंकि ये शिया हैं तो ईरान इज ऑल्सो अ शिया कंट्री, तो इस रिबल्स की मदद कौन कर रहा होगा, ईरान कर रहा होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, हुती शिया कम्युनिटी के लोग हैं और बेसिकली सपोर्टेड बाय ईरान। ठीक, ये समझिए। अब आपको जरा याद हो थोड़ा सा, तो 2011 के पास जब बराक ओबामा का रेजिम चल रहा था तो पूरे लीबिया, समझ में आ रहा है, लीबिया और उससे अलग अलग कंट्री जितनी भी हैं, सटी अल्जीरिया, लीबिया और आपका जो है ये यमन ओमन, इन सब में ना अरब स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट आया था। इसमें फंडा ये था कि ये सभी कंट्रीज़ में दो रेजिम चल रहा था। दो रेजिम का मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि इन जैसे कि लीबिया है उनमें डिक्टेटर्स हुआ करते थे। इन डिक्टेटर की मदद जो है रशिया का जो वैगनर ग्रुप था वो कर रहा था, या अलग अलग एजेंसीज रशिया की मदद कर रही थी। ठीक है, और इस डिक्टेटर को हटाने के लिए जो इंटरनल टेंशन क्रिएट किया गया था वो यूएस द्वारा किया गया था। और ये रशिया और यूएस ये दोनों इन अरब और मीना रीजन किसे कहते हैं, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्दर्न अफ्रीका वाला रीजन जो है इसमें बहुत इंटरेस्टेड खास करके इसलिए थे क्योंकि ये रीजन जो है पेट्रोलियम और अदर रिसोर्सेज के मामले में बहुत रिच है। तो ये यूएस और रशिया ये दोनों इन रीजन्स को एक्सप्लॉइट करना चाह रहे थे। सेम यमन के साथ भी, यमन के पास बहुत पेट्रोलियम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप इस बात को। तो उस समय में
दो कंट्रीज यानी कि यूएस और रशिया, ये दोनों जियोपॉलिटिकली जो है ये मीना रीजन, जिसे आप मिडिल ईस्ट या नॉर्थ अफ्रीका रीजन कहते हैं, उस पर एक्टिव थे, जिसके वजह से यहाँ पर बहुत सारे जो हैं रेजीम चेंज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू हुआ। अच्छा, इससे हम लोग अरब स्प्रिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यही 2011 में अरब स्प्रिंग यहाँ पे भी शुरू हुआ, यमन में भी शुरू हुआ। यहाँ पर जो स्टैब्लिश रेजीम थी यमन की, वो सुन्नी की थी, सलेह जिसको कहते हैं, सलेह की गवर्नमेंट यहाँ पे यमन में हुआ करती थी। और यहाँ पर जो रेबल ग्रुप था वो शिया ग्रुप था, और ये सुन्नी ग्रुप थे। जो गवर्नमेंट थी, जो यमन की गवर्नमेंट थी, जो सरकार थी, वो सुन्नी थी। और जो ये जो आपके हुती रिबल्स हैं, ये बेसिकली शिया थे वहाँ पे। अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अब इसको ईरान भी मदद कर रहा था, और कुछ हद तक मुझे लगता है कि इसको यूएस भी मदद कर रही थी, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, आपका सुन्नी गवर्नमेंट थी। तब तक सऊदी अरबिया चुप थी। अभी क्या हुआ कि दोनों में टेंशन शुरू हो गया। जो हुती से, उन्होंने यमन की गवर्नमेंट पे ये एलिगेशन लगाया कि ये करप्ट हैं, इसको हटाओ, ठीक है। और दोनों के बीच में टेंशन भी शुरू हो गया। इतने ही में जो हुतीस थे, ये बेसिकली इस एरिया में बहुत एक्टिव थे, ठीक है, ये जो सना रीजन में, ये अपने आप को फैलाने लग गए, ठीक। और 2015 तक आते आते ऐसा हो गया कि ये जो हुतीस थे और जो यमन की गवर्नमेंट थी, इन दोनों ने अलायंस बना लिया कि चलो भाई हम दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे। तो हुतीज वर मोस्टली एक्टिव इन दिस रीजन, और यहाँ पर जो था ये बेसिकली सलेह की गवर्नमेंट थी। समझ में आ गया। तो दोनों में गवर्नमेंट और एट द सेम टाइम जो रेबल्स थे, उन दोनों में जो है एक अग्रीमेंट हुआ 2015 में। दोनों ने कहा कि हम शेयर्ड जो है इस एरिया को रूल करेंगे 2015 में। तो बहुत अच्छी बात थी। तब प्रॉब्लम क्या हुआ, 2017 में आकर क्या हुआ कि हुतीज ने क्या किया, जो यहाँ की गवर्नमेंट के जो प्रेसिडेंट थे उसको मार दिया, और वो ज़्यादा एक्टिव हो गए। उन्होंने सना पे भी कैप्चर कर लिया पूरा। अब राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ शिया देखकर सऊदी अरबिया टेंशन में आ गई कि ये क्या हो गया भाई, ये तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो गई है। समझ में आ रहा है। तो दे फील इनसिक्योर्ड, राइट। क्योंकि अगर यहाँ वो नहीं चाहते थे कि एट द बैकयार्ड पर शिया का रेजीम चले यहाँ पर। और इन हुतीस को मदद कौन कर रहा था, ईरान मदद कर रही थी। तो अब क्या हुआ, जो सऊदी अरबिया ने, दे स्टार्टेड अटैकिंग दी शिया, अटैकिंग दी हुतीस। समझ में आ गया। और इन दोनों के बीच में जो है वॉर शुरू हो गया। अब यही वॉर बहुत ज़्यादा चला। इसमें इंडिया ने भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दिया, यमन से काफ़ी सारे इंडियंस को निकाला यहाँ पर, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन बताना कि उस ऑपरेशन को क्या कहते हैं, जिसमें इंडिया ने यमन में जो फंसे इंडियंस थे उनको निकाला था। उस ऑपरेशन का क्या नाम था, ठीक है। अब दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गया। अब करीब करीब ये लड़ाई को 8 साल हो गया। मतलब आप ये मान के रखिए कि सर लाखों लोग, मिलियंस जो थे डिस्प्लेस हुए, कई लोग मारे गए, लाखों लोग मारे गए सर, बिल्कुल। और कितने लोग भूखे, मतलब हालत ख़राब हो गया, स्टारवेशन में मारे गए। कई लोग अभी भी जो हैं स्टार्व्ड यहाँ पे दिन और रात बिता रहे हैं, ठीक है। 8 साल के बाद सना और सऊदी अरबिया के बीच में अब जाकर जो है मतलब अग्रीमेंट हुआ है। ये माना जा रहा है कि ये जो आपके जो हुतीज रिबल हैं वो विक्टोरियस रहे हैं, और सऊदी अरबिया को मुंह की खानी पड़ी है कि भाई एक रेबल वाले को भी नहीं हटा पाए, वो इतने पावरफुल बनते हैं अपने आप को। समझ में आ रहा है कि नहीं। इस एग्रीमेंट में कुछ बातें ऐसी हुई हैं कि जो हुतीज हैं उन्होंने कहा है कि हम सना और अल हुदैदा नाम की जगह पर जो है, जो एयरपोर्ट्स हैं उनको हमने ब्लॉक जो किया है उसे हम लोग खोल देंगे। बदले में हुतीज ने कहा है कि जो इनका पेट्रोलियम बेल्ट है, ये वाला बेल्ट, उससे जो भी पैसा निकल रहा है उससे इनकी सैलरी दी जाएगी, ठीक है। और जो भी प्रिजनर्स जो गवर्नमेंट के प्रिजन में हैं उनको निकाले जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये दोनों के बीच में अग्रीमेंट हुआ है, ठीक। अब जरा ध्यान से सुनिए, ये जैसा दिख रहा है वो उतना है नहीं। अब क्या है, देखो यहाँ पर ये जो आपको साउथ का रीजन दिखाई दे रहा है, ये जो आपको साउथ का, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा। मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखाया इन्होंने, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ये जो आपको साउथ का रीजन दिखाई दे रहा है, ये देखिए, मैं आपको सदर्न ट्रांजिशन जोन कहते हैं। ये देखिए, ये किस कलर से, इस कलर से, यानी कि ये चीज़ जो दिखाई दे रहा है, इसमें करीब 10-15 सालों, ये 20-25 सालों से आप मान के रखिए कि इस पर एक सहमति बनी हुई है
कि इस रीजन को अपने आप को इंडिपेंडेंट करना है और एक कम्युनिस्ट कंट्री बनाना है। समझ में आ रहा है आपको? इस इंडिपेंडेंस की डिमांड और इस इंडिपेंडेंस के सपोर्ट में जो कंट्री खड़ी है वो है यूएई। यूएई चाह रहा है कि इस रीजन को इंडिपेंडेंट करा जाए। सऊदी अरबिया चाह रहा है कि ये रीजन पूरा इंटीग्रेटेड रहे। अगर ये इंटीग्रेटेड रहेगा तभी सऊदी अरबिया का डिमांड पूरा होना है, मतलब कि एक्सपेक्ट और जो उसकी नीड है वो पूरी होनी है। क्यों? क्योंकि दो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है सऊदी अरबिया के लिए। एक रीजन ये जो है आपका हिदरमौत और दूसरा अल मुकल्ला। ये जो हिदमौत है इसका एक लंबा सा टेरिटरी है, 800 किलोमीटर का बाउंड्री है। इससे क्या होगा कि इससे एक्सेस मिल सकता है सऊदी अरबिया को, सी एक्सेस, ठीक है। उसे पर्शियन गल्फ पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। और अल मुकल्ला से जो है एक पाइपलाइन जा रहा है सऊदी अरबिया को, जिसे उसे सिक्योर करना है। तो सऊदी अरबिया चाहता है कि इंटीग्रेटेड यमन रहे। हुदी चाह रहा है कि मेरा कंट्रोल रहना चाहिए यमन पर, और यूएई चाह रहा है कि जो सदर्न वाला रीजन है ये इंडिपेंडेंट रहे। समझ रहे हो? तो मोटा मोटी ये रीजन हो गया खिचड़ी। समझ में आ रहा है? यहां पे मल्टीपल स्टेक्स होल्डर हैं। यूएई इतना ही नहीं चाह रहा है, यूएई चाह रहा है कि बहुत सारे, जैसे यहां पे सोकोत्रा आइलैंड है, उस पर कंट्रोल करना चाह रहा है। देखो यूएई जो है, मैं आपको दिखाता हूं, यूएई जो है वो चाह रहा है कि इसके नीचे जो सोकोत्रा आइलैंड है यहां पर, उस पर कंट्रोल हो, पेनिम आइलैंड पे कंट्रोल, और सोमालीलैंड और जिबौती के कई सारे पोर्ट्स पे उसका कंट्रोल हो, ताकि वो इस बेल्ट में अपना कंट्रोल बना के रख सके। बात समझे कि नहीं? तो टोटल खिचड़ी बना हुआ है सर यहाँ पर, ये पूरा मामला है। समझे? तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आएगा कि हुती रिबल का पंगा क्या है। अब यहाँ पर यही चीज़ है कि यही चीज़ इन्होंने बताने की कोशिश किया है, तो मैं आपको बस सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया जो इस आर्टिकल में लिखा हुआ है, लेकिन मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी बताया जो कि इस आर्टिकल में नहीं है। जैसे बहुत सारी बातें इन्होंने नहीं बताया है, ठीक है। इन्होंने सीधे 2015 से शुरू किया है, ठीक। 2015 से एक्चुअली हुतीज और सऊदी अरबिया का क्राइसिस शुरू हो गया, कई सारे लोग मारे गए, 4 लाख लोग जो हैं वो डेथ हुआ है, 85,000 चिल्ड्रन मारे गए हैं, 20 मिलियन पीपल डिस्प्लेस हुए हैं। सऊदी अरबिया इस कन्फ्लिक्ट में रहा है, लेकिन अब दोनों के बीच में अग्रीमेंट हुआ है। पर प्रॉब्लम है इसमें, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम साउथ ट्रांजिशन जोन को है, जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात चाह रहा है कि वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री के नाम का इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाए, जैसे कि अरब सदर्न स्टेट्स, अरब हैदमौत स्टेट बन जाए। समझ रहे हो बातों की नहीं? वहीं पर जो है सऊदी अरबिया चाह रहा है कि ये एक इंटीग्रेटेड स्टेट रहे। इससे इसका फ़ायदा ये है कि इससे इसका फ़ायदा ये होगा कि उसको जो है एक टेरिटरी है हैदमौत, और जो दूसरा जो मैंने आपको बताया था सऊदी अरबिया, देख रहे हो, सीकिंग यूनाइटेड यमन सो दैट इट कैन असर्ट इन्फ्लुएंस ओवर द सदर्न यमनी प्रोविंसेस हैदरमौत एंड अल महरा। हैदरमौत 800 किलोमीटर बॉर्डर है, अल महरा पोर्ट से इनका पाइपलाइन जा रहा है। तो सऊदी अरबिया चाहता है यूनाइटेड यमन हो, यूनाइटेड यूएई चाहता है कि सदर्न ट्रांजिशन जोन जो है वो एक सेपरेट कंट्री बन जाए। समझ रहे हो बातों की नहीं? ऊपर से यमन और जो हुती रिबल है वो चाह रहे हैं कि उसका कंट्रोल उसकी कंट्री पे बन जाए। तो ओवरऑल खिचड़ी बना हुआ है। समझ रहे हो? तो अभी इन स्टेक्स होल्डर्स को आपस में बैठना चाहिए और एक यूनाइटेड यमन के बारे में सोचना चाहिए और कोशिश करना चाहिए। सऊदी अरबिया चूँकि एक सुन्नी वर्ल्ड का एक पावरफुल कंट्री है, वो यमन को यहाँ से बाहर निकाले। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यही सेपरेटिस्ट टेंडेंसी जो यमन सदर्न ट्रांजिशन जोन में क्रिएट कर रहा है, यूएई क्रिएट कर रहा है, यही सेपरेटिस्ट टेंडेंसी यमन के अंदर सदर्न ट्रांजिशन जोन के अंदर जो कि यूएई क्रिएट कर रहा है। इसी के वजह से कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि जो हुती रिबल थे उन्होंने क्या किया था, वहाँ पर ड्रोन अटैक कर दिया था यूएई के अंदर। समझ रहे हो बात हो कि नहीं? तो ये चेन ऑफ इवेंट अगर आप पकड़ पाएंगे ना तो समझ में आएगा। भाई हुती सोच रहे हैं कि हमारी कंट्री में तुम सेपरेटिस्ट मूवमेंट क्रिएट कर रहे हो, तो इसी वजह से यूएई पर उन्होंने अटैक किया था। तो आप जरा चेन ऑफ इवेंट वो कनेक्ट करेंगे डॉट को तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत डिटेल से हमने इस एडिटोरियल को डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं। ओमिनस सिग्नल, सर जी ये है कि खालिस्तानी मूवमेंट बढ़ रहा है। देखिए खालिस्तानी मूवमेंट आपके दिमाग में होगा कि क्यों बढ़ रहा है अचानक से, तो खालिस्तानी मूवमेंट बढ़ने का सबसे बड़ा चीज़ है सर कि अकाली दल के पार्टी का वीक होना।
आप ये समझिए कि देखिए पंजाब के पॉलिटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी वहाँ के रिलीजियस सेंटिमेंट को केटर नहीं कर पाएगी तो आप वो ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि अकाली दल जीत नहीं पाए वहाँ से। तो अब चूंकि अकाली दल वीक हो गई, कांग्रेस भी नहीं चल पाई, अब आम आदमी पार्टी भी जो है वो बरगारी इंसिडेंट है उस पर कुछ नहीं उनका रिस्पॉन्स आया। बरगारी इंसिडेंट अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि बरगारी एक जगह है पंजाब में जहां पर एक गुरुद्वारे के अंदर जो एक आपका जो खालसा पंथ होता है, जो एक स्क्रिप्चर माना जाता है सिख का, उसको बेअदबी की गई, उसके फाड़ चीर दिया गया, उसको बेअदबी टर्म दिया जाता है। तो जो बेअदबी की गई उसके अगेंस्ट जो है सिख के अंदर जो है एक सेंटिमेंट जागरूक है कि भाई हमारे रिलीजन के अगेंस्ट ये हुआ और इसके बारे में कोई कुछ नहीं सोच रहा है। ना ही अकाली दल ने कुछ किया, ना ही कांग्रेस ने कुछ किया, ना ही आम आदमी पार्टी कर पा रही है। यही कारण है कि सिख सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर इमर्ज किया है और धीमे धीमे खालिस्तान मूवमेंट की अगुवाई हो रही है इस चीज़ पर। वही चीज़ अक्रॉस द कंट्रीज़ में नज़र आ रहा है जहाँ पर प्रो खालिस्तानी सपोर्टर्स जो हैं वो कई जगह पर प्रोटेस्ट किए हैं और अमेरिका में और डिफरेंट कंट्रीज़ में उन्होंने क्या किया है, डिप्लोमेट जो कॉन्सुलेट है उसको जला भी दिया, अमेरिका में तो जला भी दिया है। तो वहीं पर इंडियन कॉन्सुलेट और इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि भाई आप फ्रीडम ऑफ स्पीच का सहारा केवल नहीं ले सकते कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आप हेट स्पीच और सेसेशनिस्ट मूवमेंट को प्रमोट करें। तो दो चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि इस टाइप के प्रोटेस्ट को आप बढ़ावा नहीं दे सकते। और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें कहा गया कि जो कॉन्सुलेट में जो एम्बेसडर हैं उनके प्रोटेक्शन भी उन कंट्रीज़ की जिम्मेदारी है। समझ में आ रहा है? दे आर इंटरनेशनली बाउंड हैं कि इंटरनेशनल रूल ये कहता है कि कॉन्सुलेट के मेंबर के प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी उन कंट्रीज़ के गवर्नमेंट की है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, डिफेमेशन केस गुजरात हाई कोर्ट रिफ्यूजेस रिलीफ टू राहुल गांधी। आपको जरा पता हो तो देयर वाज अ रिमार्क गिवन बाय राहुल गांधी ड्यूरिंग 2019 इलेक्शंस, राइट। तो वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर रिमार्क था, उसी रिमार्क को लेकर जो है डिफेमेशन केस आया और 2 साल की सज़ा मिली। तो 2 साल की सज़ा के अगेंस्ट हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में उन्होंने अपील किया और हाई कोर्ट में भी गुजरात हाई कोर्ट ने कह दिया कि भाई ये जो सज़ा मिली है वो ठीक है, उन्होंने अपहोल्ड ही किया उस पनिशमेंट को। तो इससे बहुत डिसअपॉइंट हुए हैं। दे वेंट टू सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि जो ये जो स्टेटमेंट जो कमेंट दिया गया था मोदी कमेटी को लेकर किया गया था। अब ये बोल रहे हैं कि क्या ये मोदी एक एंटिटी है, एक इंडिविजुअल की बात हो रही थी या कलेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल की बात कर रहे थे? क्योंकि कलेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल जो होता है वो सेक्शन 2 ऑफ दी मतलब सेक्शन 499 में कलेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल की बात की जाती है, जहाँ पर आपका डिफेमेशन आता है। तो इंडिविजुअल सिंगल इंडिविजुअल की बात नहीं करी जाती है। तो वहीं पर जो राहुल गांधी के जो लॉयर हैं वो कह रहे हैं कि वो एक इंडिविजुअल की बात कर रहे थे, पर जो अपोजिशन वाले में वो कह रहे नहीं, वो कलेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। तो वही चीज़ थोड़ा सा लीगल इसमें एंगल है जो आपको समझना है, ठीक है। गीता प्रेस अ लिविंग फेथ नो लेस देन अ टेम्पल सेज पीएम मोदी। एक्चुअली गीता प्रेस आपको याद हो कि जो भगवत गीता वगैरह और जो हिंदू स्क्रिप्चर्स वगैरह जो प्रिंट करती है वो गीता प्रेस गोरखपुर की है, ठीक है। उनको जो है आपको पता होगा कि गांधी पीस प्राइज़ देने भी दिया गया और उन्होंने उसमें 1 करोड़ रुपए प्राइज़ मनी था, जो कि गीता प्रेस ने मना कर दिया कि हम कोई डोनेशन नहीं रिसीव करते हैं। तो उसी पर जो है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इट्स अ लिविंग फेथ, ठीक है। सेलेक्टिव बैन और मैसेजिंग ऐप में भी लुक्ड एट। देखो ट्राई ने एक पेपर जारी किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि क्या हम इस टाइप के मैसेजिंग ऐप को रेगुलेट कर सकते हैं क्या, या लाइसेंसिंग वगैरह ला सकते हैं क्या, या फिर सेलेक्टिव बैन करना ही सही होगा। तो ये पूछा गया है कि क्या मान लीजिए कोई ऐसा टेंशन क्रिएट हो जाए तो सेलेक्टिवली बैन कर दें, ये सही होगा, या इसके लिए लाइसेंस इशू कर दें, ये सही होगा। वही पूछा जा रहा है ट्राई के पेपर के तहत। इसके बाद मैकडोनल्ड ने अपने स्टोर से अपने बर्गर में से जो टोमेटो थे उनको हटा दिया, क्योंकि टोमेटो का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 200 रुपये केजी से ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो यही दिखा रहे हैं कि इन्होंने कहा है कि हम जो हैं वी विल मूव टुवर्ड्स दी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जहाँ पर हम एक्वापोनिक्स और हाइड्रोपोनिकली जो है ग्रो करें, ताकि हम मार्केट के फैक्टर से अपने आप को अलग कर लें। हालांकि मैकडोनल्ड ने ये कहा है कि हमें ऑप्टिमम क्वालिटी का जो है टोमेटो नहीं मिल रहा है, इसी वजह से हमने बैन किया है,
ठीक है, लेकिन बहुत महंगा है, ये भी एक कारण है इसको बैन करने का। श्रीलंका काउंटिंग ऑन इंडियन टूरिस्ट टू बॉल्स्टर इकोनॉमिक रिकवरी। आपको पता होगा कि अभी श्रीलंका बहुत क्राइसिस से निकला है और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंडियंस आएंगे श्रीलंका में, उनका टूरिज़्म बढ़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि श्रीलंका की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा टूरिज़्म पर है और वो कोविड-19 के बाद बहुत बुरी तरह से हिट हुआ था। ठीक है, तो एक तरह से उनकी रिकवरी का ये एक सोर्स है। ठीक है, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। वी हैव डिस्कस्ड 3 मेजर एडिटोरियल्स। बहुत कुछ आज हम लोगों ने पढ़ा, बड़े डिटेल से पढ़ा। मैंने मैप वैप से आपको यमन के बारे में बताया। ठीक है, आप क्या कर लिया करो, जो बातें मैं बताता हूँ उसको लिख लिया करो, तो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और एट द सेम टाइम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए, उन्हें भी कहिए सब्सक्राइब करें, बिकॉज आप जितना ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इनडायरेक्टली आप मेरे को मदद कर रहे हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, धन्यवाद।